2025 में भारत के मुसलमानों को किन समाजी और माशी चैलेंजेस का सामना है, ये वीडियो एक जामे तज्जिया पेश करता है। मजहबी इम्तियाज, तालीम में पसमानदगी, रोजगार और माशी हालात, मुस्लिम खवातीन की जद्दोजहद, सियासी नुमाइंदगी, कानूनी पॉलिसियों के असरात, सकाफती शनाख्त पर हमले, बलडोजर जस्टिस, हाशिया नशीनी और मुमकिना हल। इस वीडियो में हम इन तमाम मसाइल के साथ साथ इसके असबाब और काबिल अमल हल पर भी रोशनी डालते हैं। पॉइंट: बराए मेहरबानी वीडियो मुकम्मल देखें, शेयर करें और आवाज बुलंद करें। आइए आज बात करते हैं भारत में मुसलमानों को दरपेश समाजी और माशी चैलेंजेस की। हमारे पास एक हालिया जायजा है 2025 का, जो इसी मौजू पर है। जी। भारत में आप देखें तो 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम अक़लियत। तो इस जायजे से कोशिश करेंगे कि समाजी इंसाफ और बराबरी के हवाले से क्या सूरत हाल है, उसे समझे। बिल्कुल। और ये जायजा, जैसा आपने कहा, अहम इसलिए भी है कि ये सिर्फ मसाइल की निशानदाही नहीं कर रहा। अच्छा जी, बल्कि ये उनके पीछे क्या वजूहात हैं, पॉलिसियों का क्या असर है और आगे क्या हो सकता है, मुमकिना हल क्या है, उस पर भी रोशनी डालता है। ठीक है, तो सबसे पहले किस चीज का जिक्र है? मेरे ख्याल में मजहबी इम्तियाज। जी बिल्कुल। जायजा कहता है कि मजहबी बुनियाद पर इम्तियाज और नफरत अंगेजी बढ़ी है। इसमें वो नफरत अंगेज तकारीर, पुरतशद्दुद वाक़यात जैसे मॉब लिंचिंग, मस्जिदों या इमलाक को नुकसान पहुंचाना। ओह, और समाजी बायकॉट की भी मिसालें हैं शायद। जी हाँ, उसका भी जिक्र है। और इस सब का असर, जायजा कहता है, खास तौर पर मुस्लिम नौजवानों पर पड़ रहा है। उनमें एक खौफ है, एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। ये तो हुई समाजी बात, लेकिन क्या ये दूसरे शोबों तक भी जाता है? बिल्कुल, यही अहम नुक्ता है। जायजा तालीमी अदम मुसावात की तरफ भी इशारा करता है। तालीम में कैसे? अदाद-ओ-शुमार ये दिखाते हैं कि 2019 के बाद से मुस्लिम तलबा का जो इंदराज है, खास तौर पर हायर एजुकेशन में, उसमें तकरीबन 8% कमी आई है। 8%? ये तो काफी ज्यादा है। जी, और जायजा इस कमी की वजूहात में मदरसों की बंदिश और वो जो हिजाब का तनाज़ा चला था, हाँ, उन चीज़ों को भी शामिल करता है। खास तौर पर लड़कियों के लिए, तालिबात के लिए तालीम तक पहुंचना मजीद मुश्किल हुआ है। और सरकारी इदारों में नुमाइंदगी का क्या हाल है? वो भी तशवीशनाक है। सरकारी नौकरियों में, यूनिवर्सिटियों में मुस्लिम असातिज़ा और अमले की तादाद कौमी औसत से काफ़ी कम बताई गई है। अच्छा, और माशी सूरत हाल, वो भी यकीनन एक बड़ा चैलेंज होगा। बहुत बड़ा। जायजा बताता है कि मुसलमानों की जो औसत आमदनी है, वो कौमी औसत से नुमायां तौर पर कम है। बल्कि कुछ हुकूमती रिपोर्ट्स का हवाला देकर ये भी कहा गया है कि बाज़ इलाकों में उनकी मुआशी पसमानदगी, जो शेड्यूल्ड कास्ट है ना जी, दर्ज फहरिस्त जातें, उनके बराबर ये उनसे भी ज्यादा है। सरकारी मुलाजमतों में खास तौर पर ऊंचे ओहदों पर नुमाइंदगी बहुत कम है। पब्लिक सेक्टर में भी यही हाल है। और सियासी नुमाइंदगी पार्लियामेंट वगैरह में? वो तो बहुत ही कम हो गई है। 2019 के बाद पार्लियामेंट में नुमाइंदगी सिर्फ 5% के आसपास रह गई है। आबादी के तनासुब से देखें तो ये बहुत ही कम है। 5% वाकई बहुत कम है। जी, और एक और बात जो जायजे में आई है, वो बैंकिंग और सरकारी स्कीमों तक रसाई का मसला है। अच्छा, उसमें क्या है? शिकायत है कि बाज़-औक़ात कर्ज लेने में या हुकूमती फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाने में भी इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता है। तो जाहिर है, इससे माशी हालत और ख़राब होती है। सही। और अगर हम इसी से जुड़ी बात करें तो जायज़ा मुस्लिम ख़वातीन के दोहरे बोझ की बात करता है। दोहरा बोझ मतलब ये कि उन्हें एक तरफ तो अपनी मजहबी शनाख्त की वजह से समाजी तास्सुब का सामना है जी, और दूसरी तरफ सुन्फी इम्तियाज, यानी औरत होने की वजह से जो मसाइल होते हैं वो भी हैं। ये वाकई एक अहम नुक्ता है। जायजा कहता है कि जैसे हिजाब, निकाह, तलाक के मामलात हैं, जी, उनते जो सियासत होती है या जो समाजी तासुब है, उसने उनके कानूनी और समाजी हकूक़ को मज़ीद कमज़ोर किया है और सियासी मैदान में तो नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। बिल्कुल। और यहीं से फिर बात कानूनी और पॉलिसी मसाइल की तरफ जाती है। जैसे कि जायजा खास तौर पर शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA और कौमी शहरी रजिस्टर यानी NRC का जिक्र करता है। हाँ, उन पर काफ़ी बहस हुई थी। जी, जायजे के मुताबिक इन कानूनों से मुसलमानों में एक बेयकीनी फैली है, अपनी शहरियत को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर, यहाँ तक कि बेवतन होने का खौफ भी पैदा हुआ है। अब वक्फ एक्ट में तब्दीलियों का भी जिक्र है शायद।
جی، وقف ایکٹ جو مسلم کمیونٹی کی فلاحی املاک سے متعلق ہے، اس میں جو حالیہ ترامیم ہوئی ہیں ان پر بھی جائزہ سوال اٹھاتا ہے۔ کیا سوالات ہیں؟ ناقدین، جن کا حوالہ جائزے میں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ترامیم سے وقف املاک پر سرکاری کنٹرول بڑھ سکتا ہے اور اس سے اقلیتوں کا اپنے ادارے چلانے کا جو حق ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ تو یہ قانونی اور پالیسی کے پہلو ہو گئے۔ کیا شناخت اور ثقافت پر بھی کوئی اثرات ہیں؟ جی، یہ ایک اور اہم پہلو ہے جس پر جائزہ بات کرتا ہے۔ شناخت اور ثقافت پر آپ کہہ لیں حملوں کا احساس۔ مثلاً مساجد کے انہدام کے واقعات یا مذہبی علامتوں کے استعمال پر پابندی لگانے کی کوششیں یا پھر مسلم تاریخی مقامات سے جڑے تنازعات۔ ان سب سے جائزہ کہتا ہے ثقافتی تشخص کو ٹھیس پہنچنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ بلڈوزر جسٹس والی بات، اس کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، اس رجحان کا بھی ذکر ہے، یعنی بغیر مناسب قانونی کارروائی کے مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیرات کو گرا دینا جو اکثر مسلمانوں کی ہوتی ہیں۔ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جائزہ کہتا ہے کہ اس سے لوگ اور زیادہ حاشیے پر چلے جاتے ہیں، خود کو غیر محفوظ سمجھ کر اپنے ہی علاقوں میں ایک طرح سے الگ تھلگ رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جسے گیٹوائزیشن کہتے ہیں۔ تو یہ تو سارے چیلنجز ہو گئے۔ کیا جائزہ کوئی حل بھی بتاتا ہے یا صرف مسائل ہی گنواتا ہے؟ نہیں، حل کی بات بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسائل بتا کر ختم کر دیا ہو۔ اچھا، کیا تجویز ہے؟ ایک تجویز یہ ہے کہ جو پسماندہ مسلم طبقات ہیں، جنہیں پسماندہ کہتے ہیں، ان کے لیے الگ سے ریزرویشن کی بجائے انہیں OBC کیٹیگری میں ہی شامل کیا جائے تاکہ وہ موجودہ نظام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ٹھیک ہے، اور کمیونٹی کی سطح پر کوششوں کی بات ہے، جیسے تعلیمی معیار کو بہتر بنانا، معاشی خود انحصاری کے لیے پروگرام شروع کرنا اور قانونی مدد کے جو نیٹ ورکس ہیں انہیں مضبوط بنانا۔ اور کیا کمیونٹی کے اندر سے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کا بھی کوئی ذکر ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ جائزہ خاص طور پر مسلم خواتین کی تنظیموں کا ذکر کرتا ہے، جیسے مسلم ویمنز رائٹس نیٹ ورک ہے یا بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن ہے۔ جی، ان کا نام سنا ہے۔ ان کی کوششوں کو ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ تنظیمیں خواتین کے حقوق، تعلیم، سماجی انصاف کے لیے کام کر رہی ہیں اور انہیں ایک تبدیلی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ جائزہ ایک کافی سنجیدہ تصویر پیش کرتا ہے۔ بلا شبہ، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس وقت ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے جائزے کے مطابق فوری اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ بھارت کی مجموعی قومی سالمیت اور اس کی جمہوری اقدار کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو اس جائزے کو پڑھ کر ذہن میں گونجتا ہے وہ یہ کہ متن کے مطابق جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ شاید نارملائزڈ امتیاز ہے۔ جی، یعنی وہ تعصب جو معمول بن چکا ہے۔ بالکل، وہ تعصب جو اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا یا ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس گہری جڑیں رکھنے والے، معمول سمجھے جانے والے تعصب کا سامنا کرنا اور اسے ختم کرنا، یہ بھارت میں تمام برادریوں کے لیے حقیقی برابری اور سماجی انصاف کو یقینی بنانے کی طرف کتنا اہم قدم ہو سکتا ہے۔